हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि हमने क्लास टेंथ के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यदि आप चैनल के होम पेज पर जाओगे तो आपको क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। एक मिनट में देख लेता हूँ। क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। क्लास टेंथ बोर्ड एग्ज़ाम, और इस प्लेलिस्ट में आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सारे लेक्चर मिलेंगे। इसमें हमारे पहले 3 लेक्चर थे जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम के, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले 3 लेक्चर तो मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जो प्रीवियस ईयर के हैं। और फिर अगले 3 लेक्चर मिलेंगे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन के। और हमने सबसे पहले किए थे केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर हमने बायोलॉजी के किए थे, और आज हमारे पास फिजिक्स के हैं। तो हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान है, और कक्षा 10 के विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के 10 सालों के 2 अंक वाले प्रश्न, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सभी चैप्टर्स के जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये एक भौतिक विज्ञान के 2 नंबर वाले क्वेश्चन का 1 शॉट लेक्चर है। कैसा है? 1 शॉट। तो बेटे, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ाई करनी है वो प्लेलिस्ट के अनुसार ही करनी है बस। ठीक है, इसलिए अपना प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो कि कौन सा प्लेलिस्ट आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। हम लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। और भौतिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन 2 नंबर वाले अब तक 10 सालों में जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन्हें सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात होती है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए, अथवा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यह संबंध होता है R = 2F, जहां R वक्रता त्रिज्या है और F है फोकस दूरी। यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी। या फिर आप लिख सकते हो F = R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप ये दोनों फार्मूले लिख दो, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R, उसकी फोकस दूरी F की 2 गुनी होती है। यानी वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है किसकी? फोकस दूरी की। आप ऐसे भी लिख दो और ऐसे भी लिख दो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। हमारे पास अवतल दर्पण है और वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच रखी हुई वस्तु के लिए प्रतिबिंब बनाना है। वक्रता केंद्र और फोकस, कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा ही तो होता है, देखो। और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये है, कहाँ रखी है वस्तु? वक्रता केंद्र एवं फोकस। यदि ये फोकस है तो इसका दुगना होगा वक्रता केंद्र। सी, वस्तु यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट। तो इसका किरण आरेख तो बना दोगे आप, कई बार बनवाया जा चुका है। पहली, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ठीक है। दूसरी, प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से होकर ले जाओ तो दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने काटा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, आई यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। फिर इन्होंने कहा एक अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा उसका आकार बताइए। प्रकृति में 4 चीजें बताई जाती हैं। पहली तो चीज ये बताई जाती है कि प्रतिबिंब, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। और उल्टे प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं उल्टे प्रतिबिंब?
याद होगा आपके, वास्तविक। प्रतिबिंब उल्टा है और वास्तविक है। तीसरी चीज, प्रतिबिंब उल्टा है वास्तविक है, कहाँ बना है? सी तथा अनंत के बीच। सी कहाँ बना है? सी तथा अनंत के बीच। सी व अनंत के बीच बना है। और चौथी चीज आपको बतानी है कि वस्तु से बड़ा है या छोटा। देखो, वस्तु नजदीक है और प्रतिबिंब दर्पण से दूर है तो बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हो वस्तु से बड़ा। ये चार चीजें आपको लिखनी होती हैं। नीचे आंसर लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको करके बता दिया क्वेश्चन। देखो, फिर इन्होंने इसी में ही एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। ठीक है, ध्रुव और फोकस दूरी, ठीक है, बता देंगे। अथवा दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, यानी वस्तु का प्रतिबिंब जब बड़ा होता है वस्तु से तो उसे कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, जब प्रतिबिंब का साइज वस्तु से बड़ा होता है। अथवा किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। नंबर 1, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी हो वस्तु। नंबर 2, ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। देखो, ये सेम क्वेश्चन है, कई तरीके से पूछा गया है और बार बार आता है ये क्वेश्चन। देखो जब वस्तु कहाँ रखी है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अभी किरण आरेख बना के दिखाया था आपको कि ये तो आपका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका इमेज। एक तो ये किरण आरेख आपको बताना है कि ये वस्तु है और वस्तु से चलने वाली पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से होती हुई वापस लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को आप फोकस के पास को लेके जाओ तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दोनों किरणें यहाँ एक दूसरे को काटेंगी तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है तो आपको क्या बताना है? 4 बातें बतानी है इसके बारे में। बस इसे पूरे सेंटेंस को लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ किरण आरेख बनाओ और 4 बातें बताओ। 4 बात में पहली क्या बात बताओगे कि ये जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? उल्टा है। और प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक। कैसे होते हैं? वास्तविक। उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक होगा। तीसरी बात बताओ, वस्तु से तो बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा, क्योंकि वो दूर है ना। आपको बताया था कि जो भी चीज वस्तु और प्रतिबिंब दोनों में से जो भी चीज दर्पण से ज्यादा दूर होती है ना वो बड़ी होती है, तो साइज प्रतिबिंब का बड़ा होगा वस्तु से, जब भी हम कहते हैं कि आवर्धित प्रतिबिंब है। और चौथी चीज आपको बतानी है, चौथी विशेषता इसके बारे में, कहाँ बना है? सी और अनंत के बीच। सी व अनंत के बीच। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है एग्जाम में। ये चित्र बनाओ और ये 4 बातें लिख दो। इस सेंटेंस को लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको बिल्कुल भी। अच्छा, दूसरा केस इन्होंने पूछा था हमारे से कि जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, वस्तु रखी हो कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये रखी हुई है वस्तु हमारी फोकस और ध्रुव के बीच में। तो पहली प्रकाश की किरण हम लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर आएगी? फोकस से। ये तो फोकस से होकर गुजरेगी ऐसे। दूसरी प्रकाश की किरण को आप वक्रता केंद्र सी से होते हुए लाओ और वो आपको पता है जो प्रकाश की किरण सी से होकर आएगी वो बिना किसी विचलन के उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। तो इधर तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही, तो यहाँ तो ये मिलने की नहीं आपस में। यदि आप इन्हें पीछे की तरफ को हटाओगे डॉटेड से तो यहाँ मिल रही, देखो ये, इसे भी हमने डॉटेड लाइन से हटा दिया पीछे की तरफ को, तो ये किरणें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो ये प्रतिबिंब बना। इस प्रतिबिंब के बारे में भी आपको 4 बातें लिखनी है। इस सेंटेंस को लिखने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैंने नोट्स में आपको लिखवा रखा है। 4 बातें इसके बारे में बताओ। सबसे पहला बताओ आप, प्रतिबिंब सीधा है ना। देखो, वस्तु का सिर भी ऊपर की तरफ था और प्रतिबिंब का सिर भी ऊपर की तरफ है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। पहली बात तो ये बता दो कि प्रतिबिंब सीधा है। और दूसरी बात बताओ, सीधे प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं? आभासी होते हैं। आभासी, आभासी कह दो या काल्पनिक कह दो। प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक है? तीसरी बात देखना जरा, वस्तु से तो बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा।
और चौथी बात बता दो कि कहाँ बना, दर्पण के पीछे। चौथी बात बतानी है आपको, दर्पण, दर्पण के पीछे। बस ये चार बातें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आनी है परीक्षा में, यदि इस तरह का सवाल आता है। ये किरण आरेख बनाओ और ये चार खासियत, चार विशेषताएं लिख दो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है? इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए, अथवा किसी भी रूप में सवाल आ सकता है। उत्तर देखो, सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। तो आपका जो बैक लुकिंग ग्लास होता है, जो मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार में लगे होते हैं बराबर में, पीछे का देखने के लिए कि पीछे से कौन सा वाहन आ रहा है, वे सब कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण। कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। और सड़कों पर जो लैंप लगे होते हैं ना ऊपर, उसमें भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब हम फ्रेश लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें सिखाया था कि यदि ये बल्ब है और इसके ऊपर आपने उत्तल दर्पण लगा दिया तो बल्ब से आने वाली किरणें सारी क्या हो जाएंगी? सड़क के ऊपर फैल जाएंगी, यानी रोशनी हमारी दूर दूर तक जाएगी, प्रकाश दूर दूर तक जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है? प्रकाश को फैलाने का। तो प्रकाश को ये क्या करेगा? हर एक दिशा में फैला देगा। यदि आप इसकी कैप, यदि ये बल्ब है और इसकी कैप आपने ऐसी लगा दी ना, तो क्या होगा? तो ये रोशनी सिर्फ नीचे नीचे आएगी, यहाँ इस जगह। यदि आपने कैसा लगा दिया? अवतल दर्पण। और यदि बल्ब की कैप आपने लगाई ऐसी उत्तल दर्पण वाली, तो रोशनी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, प्रकाश पूरे सड़क पर दूर तक फैल जाएगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी प्रतिबिंब सीधे तो हमेशा ही होते हैं, चाहे वो अवतल दर्पण से बना हो चाहे वो उत्तल दर्पण से बना हो। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, यानी उसका सिर उसी तरफ होता है जिस तरफ वस्तु का सिर हो। तो अवतल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण से बनने वाला आभासी प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। आपको सीधा भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखो भाई, आभासी प्रतिबिंब तो सीधे तो होते ही हैं हमेशा। आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है वो तो वस्तु से बड़ा बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। सिर्फ ये बात लिखनी है आपको, ठीक है। ये बात तो अंडरस्टूड है, पहले से समझी समझाई है कि आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा सीधे ही बनते हैं, चाहे वो किसी भी दर्पण से बना हो या किसी भी लेंस से बना हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाना चाह रहे हैं आप। बिंब की दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए? सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो आभासी प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा, और अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखनी पड़ेगी, यानी वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए जब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ये चारों बात अभी समझाई है। यदि प्रतिबिंब से बड़ा अथवा छोटा है, यदि प्रतिबिंब बिंब से, बिंब कहते हैं वस्तु को, ध्यान रखना, बिंब माने वस्तु, प्रतिबिंब माने तो है ही इमेज। यदि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा अथवा छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। देखो हमारे पास ये क्या है? अवतल दर्पण, और ये फोकस है हमारा। फोकस दूरी इन्होंने कही कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, और कह रहे कि हमें सीधा प्रतिबिंब चाहिए आभासी। तो वस्तु को F और वक्रता केंद्र के बीच में रखना पड़ेगा, F और ध्रुव के, पोल के, फोकस और पोल के बीच में रख दी वस्तु। देखो बीच में ही तो रख रखी है वस्तु।
एक पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, वो फोकस पे को होकर वापस लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने वक्रता केंद्र सी से होकर लाए हैं, टकरा कर वापस लौट जाएगी। दोनों किरणें इधर तो वापस आती हुई कहीं भी नहीं मिलने की, पीछे हटाएंगे तो यहाँ मिलेंगी। तो ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की चारों विशेषताएं आप लिख सकते हो यहाँ, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का यदि आपको आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को एफ और पी के बीच में रखना पड़ेगा, एक तो ये बात लिखनी है। दूसरा, इसकी चारों विशेषताएं बता दो। पहली विशेषता, सीधा है, आभासी है, आभासी है तो सीधा है तो आभासी होगा, वस्तु से बड़ा है और दर्पण के पीछे है। ये चार बातें आपको लिखनी है। जब भी आप किरण आरेख बनाते हो ना, तो प्रतिबिंब के बारे में चारों बात लिख दिया करो जरूर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध लिखिए। 2012 यही तो होता है संबंध, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है संबंध दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ठीक है। और यदि लेंस आ जाए, लेंस में क्या होगा, यहाँ 1/v माइनस 1/u हो जाएगा लेंस में, 1/v माइनस 1/u। जहाँ u क्या है, वस्तु की दूरी है दर्पण से, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है। ये तो बहुत आसान है, ये तो फार्मूला सबके याद होगा। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच यानी f और p के बीच स्थित वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो आपको किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख बनाने के बाद इसके प्रतिबिंब की चार विशेषताएं आपको लिखनी है। देखो, ये तो है आपका क्या, ये तो ध्रुव है, ये फोकस है। वस्तु रखी है कहाँ, कह रहे हैं इन्होंने, कहाँ कहाँ इन्होंने रखने को वस्तु, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। उत्तल दर्पण और उसके फोकस के बीच वस्तु रख ही नहीं सकते, सीधी बात है। उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखोगे प्रतिबिंब एक जैसा बनेगा। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, उत्तल दर्पण का फोकस तो दर्पण के पीछे की तरफ होता है, आपको पता होगा इस बात का। जब हम फ्रेश लेक्चर में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो वहां समझाया था, ये उत्तल दर्पण है, देखो इसका फोकस तो इधर होगा, इधर तो फोकस ही नहीं है। और जो पेपर सेटर या क्वेश्चन सेटर है, उन्होंने कहा है कि वस्तु को दर्पण के और फोकस के बीच में रखना है। दर्पण यह है, फोकस यहाँ है, यहाँ वस्तु किस तरह रख दोगे आप, पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ यदि वस्तु रख दी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में तो सिर्फ एक ही स्थिति आपको सिखाई गई थी। जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तरीके हमने सीखे थे, तो स्थितियों के अनुसार 6 स्थितियों पर वस्तु रखी गई थी जब हम अवतल दर्पण का केस पढ़ रहे थे। जबकि उत्तल दर्पण में तो एक ही स्थिति होती है, वस्तु को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, ये वस्तु रखी आपने। इसमें पहली प्रकाश की किरण गई किसकी तरफ, सी की तरफ गई। सी की तरफ गई तो जिधर से गई उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, ऐसे यहाँ वापस लौट जाएगी ये किरण, ठीक है बेटे। अब दूसरी किरण को आप लेके मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो दर्पण से टकराकर वापस इस तरीके से लौटेगी जैसे फोकस से होके आ रही हो। अब ये वाली किरण गई इधर, अब बताओ ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी क्या, नहीं मिलने की। तो पीछे जब इन्हें हटाया दोनों को, तो यहाँ इन्होंने काटा एक दूसरे को, और ये बना हमारा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में आपको 4 बातें लिखनी है बस वहाँ। पहली बात, प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है। सीधा है तो कैसा होगा, आभासी, वस्तु से छोटा है। तीसरी बात, चौथी बात, पी और एफ के बीच में है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये लिखना है। जो क्वेश्चन सेटर है उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि उत्तल दर्पण पर उन्होंने कहा फोकस और दर्पण के बीच में रखनी है वस्तु। उत्तल दर्पण में तो वस्तु को कहीं भी रख दो, एक ही केस बनता है, एक तरीके से ही किरण आरेख बनता है, कहीं भी रख देना वस्तु को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। पता है ना अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करते ही वो अपने मार्ग से थोड़ी सी क्या हो जाती है, विचलित, और इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन।
जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है या विचलित हो जाती है। पर यदि इसका उल्टा हो जाए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी अपना रास्ता बदल लेती हैं। यह विचलन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसके बारे में आप वो दोनों बात लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका विचलन किस दिशा में होगा, और जब सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो उसका विचलन किस दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। उस बिंदु का नाम बताइए। कई बार बताया है। अथवा प्रकाशिक केंद्र से आप क्या समझते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु होता है जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, यदि लेंस आपका पतला है, और हमारे कोर्स में पतला लेंस ही है। तो प्रत्येक लेंस के लिए उसके मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसमें से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित या विस्थापित हुए सीधे बाहर निकल जाती हैं। यह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र O यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। तो प्रकाशिक केंद्र आपको पता होना चाहिए। पतले लेंस का प्रकाशिक केंद्र, यदि आपके पास लेंस पतला है ना, तो उसका प्रकाशिक केंद्र, यदि ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र यहाँ होगा इसका। तो इसमें से यदि कोई प्रकाश की किरण निकलेगी ना तो बिना किसी विचलन के वो सीधी ही निकल जाएगी, बिना किसी विचलन के। नेक्स्ट, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रम से 1.44, 1.47, 1.33 हैं, तो इनमें प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होगी और क्यों? प्रकाश की चाल सबसे अधिक उस माध्यम में होती है जिस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम हो। इन तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक इसका है, तीसरी चीज का, यानी तीसरी चीज क्या है? जल। तो जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो प्रकाश की चाल जल में ही सबसे ज़्यादा होगी। किसी भी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आपने कई बार पढ़ लिया है। यही बात यहाँ लिखनी है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ लेना। PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर इस पूरे लेक्चर के, जैसे कि पिछले लेक्चर्स के मिले हैं। नेक्स्ट, चित्र द्वारा दिखाइए कि दो अभिसारी लेंसों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि समांतर आने वाली किरणें लेंसों से गुजरने के बाद पुनः समांतर हो जाए। बहुत बढ़िया। समांतर आने वाली किरणें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था कि आपके पास दो लेंस हैं, उत्तल लेंस, और हमें प्रकाश की किरणें समांतर इनके ऊपर आपतित करनी है, तो हम दूसरे लेंस को किस जगह रखें कि निकलने वाली किरणें भी एक दूसरे के समांतर हों। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें पता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, उत्तल लेंस पर टकराएंगी, तो वे फोकस बिंदु पर मिलेंगी एक दूसरे से। फोकस बिंदु पर मिलेंगी तो आप क्या करो कि पहले लेंस और दूसरे लेंस, यदि आपको इसे, आपने यहाँ फोकस बिंदु है और यहाँ भी, यहाँ फोकस बिंदु से लेंस तक की दूरी, तो ये भी F है, ये भी F है, तो आप बीच की दूरी उनकी 2F रखो ना। बीच की दूरी कितनी रखो? 2F। यदि दोनों लेंसों को, यदि इसकी फोकस दूरी और इसकी फोकस दूरी बराबर है दोनों की, तो दोनों लेंसों को फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखो, तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें F पर मिलेंगी और F से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी उत्तल दर्पण से गुजरने के बाद। तो यदि दोनों, ये चित्र आपने बना दिया ना, तो चित्र बना दिया और लिख दिया F यहाँ है, F यहाँ है, 2F है, तो पेपर सेटर जो कॉपी चेक करने वाला होगा, जो टीचर, वो आपका लैंग्वेज नहीं देखने का, वो समझ जाएगा कि बिल्कुल सही किया है, पूरे नंबर दे देगा। यदि दोनों लेंसों के मध्य की दूरी 2F होगी तो प्रथम लेंस से प्रतिबिंब फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु L लिख रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, पर बनेगा
यह है प्रतिबिंब L2। L2 का मतलब ये लेंस पहला L1 है, दूसरा L2 है। L2 के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इतनी लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ये चित्र बनाना है और लिखना है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी 2f होनी चाहिए, बस इतना लिखना है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2f। नेक्स्ट, ये पहले चैप्टर के हमारे हो गए पूरे क्वेश्चन। अब दूसरे चैप्टर पर आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। 2 नंबर के क्वेश्चन है, बहुत कम प्रकाश में हम वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन उनके रंगों की पहचान नहीं कर सकते, स्पष्ट कीजिए क्यों। यदि कम प्रकाश है, वस्तुएं तो हमें दिख जाती हैं थोड़ा शाम के समय, पर हम उनके कलर्स नहीं मेंशन कर पाते सही। तो बहुत कम प्रकाश में रेटिना की केवल दंडाकार कोशिकाएं ही प्रभावी होती हैं, जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं अप्रभावी रहती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं कलर का पता लगाती हैं और दंडाकार कोशिकाएं हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाती हैं, जैसा आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट। जबकि शंक्वाकार कोशिकाएं अप्रभावी रहती हैं। दंडाकार कोशिकाएं रंगों में विभेदन नहीं कर पाती, रंगों में विभेदन नहीं कर पाती दंडाकार कोशिकाएं, अर्थात वे रंगों के लिए संवेदी नहीं हैं। अतः कम प्रकाश में वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन उनके रंगों में विभेदन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखना, कलर हमें दिखाई देते हैं शंक्वाकार कोशिकाओं से। रेटिना तो पता है किसे कहते हैं? दृष्टिपटल, जो आंख के अंदर पर्दा होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो शंक्वाकार और दूसरी होती हैं दंडाकार। शंक्वाकार कोशिकाएं हैं जो कलर के बारे में हमें बताती हैं, और जब रोशनी कम होगी तो कम रोशनी में शंक्वाकार कोशिकाएं अप्रभावी रहती हैं, वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताइए होगा। अथवा सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? तो वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। नेत्र के इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। तो न्यूनतम दूरी स्पष्ट देखने के लिए जो कम से कम दूरी है वस्तु की, वो 25 सेंटीमीटर होती है यदि किसी व्यक्ति के नेत्र बिल्कुल स्वस्थ हैं। यदि आपके नेत्र बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप अपनी बुक को या नोटबुक को या मोबाइल फोन को अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर दूर आपको रखना चाहिए, ठीक है। और उसी दूरी को हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2024 में आया। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दूरदृष्टिता, जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं या जरा दूरदृष्टिता भी, एक अबिंदुकता और एक वर्णांधता। इनके सबके नाम आपको याद रखने हैं, सबके नाम याद रखने हैं पांचों के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है, यानी दूर की वस्तुएं उसे साफ दिखाई नहीं देती, पास की दिखाई देती हैं साफ। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, यानी उसके दृष्टि दोष को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है? अथवा एक छात्र कक्षा में श्यामपट पर लिखे अक्षरों को ठीक से नहीं देख पा रहा है, तो इसकी आंख में कौन सा दोष है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो बहुत बढ़िया है। यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। निकट की वस्तुएं यानी उसे अपनी किताब तो सही दिखाई देती है, किताब में लिखा हुआ, पर बोर्ड पर लिखा हुआ उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो जब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं तो उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसे आवश्यक क्षमता के अवतल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है।
तो जो निकट दृष्टि दोष है, ज्यादातर बच्चों में निकट दृष्टि दोष ही होता है बच्चों को ज्यादातर। तो अवतल लेंस के चश्मे लगे होते हैं उन्हें। कौन से लेंस के चश्मे जो लगाए जाते हैं वो अवतल लेंस के लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक का आकार कैसे परिवर्तित होता है निम्न स्थितियों के लिए। निकट दृष्टि दोष में जो नेत्र गोलक है ना आपका, ये होता है नेत्र गोलक, ये वाला हिस्सा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, यहाँ लेंस है आपका और यहाँ पर्दा है जिसे आप रेटिना कहते हो, रेटिना कह दो या फिर दृष्टि पटल कह दो। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जहां बनना चाहिए था, कहाँ बनना चाहिए था, प्रतिबिंब पर्दे पर बनना चाहिए था, वो पर्दे से थोड़ा पहले बन जाता है, इसलिए कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऐसा होता है नेत्र गोलक यदि इस तरीके से लंबाई में बढ़ गया ना, तो प्रतिबिंब जहां बनना था नेत्र गोलक यदि ये वाला हिस्सा इधर खिंच गया, ये वाला इधर खिंच गया, तो क्या होता है उसके कारण प्रतिबिंब, यदि ये दृष्टि पटल यहीं होती इस जगह, तो दृष्टि पटल पर ही बनता प्रतिबिंब। ये दृष्टि पटल माने रेटिना। निकट दृष्टि दोष में गोलक जो है आपका, उसकी लंबाई ऐसे बढ़ जाती है, ये वाला हिस्सा इधर चला गया, इधर चला गया, प्रतिबिंब वहीं बन रहा। और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब यहाँ बनता है पीछे, पर्दे से भी पीछे जाकर। निकट माने निकट और दूर माने दूर बन गया प्रतिबिंब, जहां बनना चाहिए था उससे निकट बना तो निकट दृष्टि दोष है, जैसे कि बच्चों में होता है, और प्रतिबिंब उससे दूर बना तो दूर दृष्टि दोष है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक स्थिति में नेत्र गोलक के आकार की तुलना सामान्य आंख के गोलक से कीजिए। प्रत्येक स्थिति में गोलक के आकार का परिवर्तित प्रतिबिंब के आकार को किस प्रकार प्रभावित करता है। परिवर्तन, बिल्कुल मैंने आपको सारी बात समझा दी कि क्या क्या है इसमें, सारी बात समझा दी, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं इसके उत्तर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के गोलक का आकार सामान्य नेत्र के गोलक से बड़ा हो जाता है, यानी वो साइज जो है क्या होगा, उसका नेत्र गोलक का आकार बड़ा हो गया। इस कारण लेंस तथा रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी रेटिना से पहले ही बन जाता है। आगे का मतलब रेटिना एक पर्दा है, दृष्टि पटल है, दीवार है, उससे पहले ही बन गया प्रतिबिंब। और दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र गोलक का आकार सामान्य नेत्र गोलक से कम होता है, वो साइज छोटा हो गया तो प्रतिबिंब दूर बन गया। इस कारण नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य की दूरी घट जाती है, अतः प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना से डरना नहीं चाहिए। रेटिना आंख के पर्दे को कहते हैं, दृष्टि पटल को, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हमारे नेत्र लेंस के द्वारा। सारी चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कराई जा चुकी है फ्रेश लेक्चर्स में। नेक्स्ट, नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब दूर दृष्टि दोष, कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ज्यादातर जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उन्हें यही दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष कह दो या दीर्घ दृष्टि दोष कह दो, एक ही बात है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या है, इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको पता है, यहां से देखो उत्तर। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। अतः नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। यानी आपने देखा होगा जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वे किताब को दूर करके पढ़ते हैं, अखबार को भी दूर करके पढ़ते हैं, मोबाइल को भी दूर रख के देखते हैं। इस दोष को दूर करने हेतु उचित क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है जो बच्चों को होता है ज्यादातर, उसमें तो हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, और जो दूर दृष्टि दोष है जो ज्यादातर बूढ़े व्यक्तियों को होता है उसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। दोनों बातें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, यानी वो व्यक्ति बूढ़ा है, पक्की बात है, उसकी एज 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उत्तल लेंस लगा है, तो बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है।
यदि व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है तो व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष है, जो बूढ़े व्यक्तियों को होता है। ठीक है ना। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नज़र बचपन में कमज़ोर हो गई थी पढ़ाई के दौरान। तो जब वो पढ़ रहा था, जब वो स्टूडेंट था मेरी तरह, तो उसे दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती थी बोर्ड पर लिखी हुई। यानी उसे बचपन में ही तो हो गया था निकट दृष्टि दोष, है ना। और जब उसकी एज 40 से ऊपर गई तो उसे पास की वस्तुएं भी साफ दिखाई देनी बंद होगी, तो उसे निकट दृष्टि दोष भी हो गया। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जिन्हें दूर की वस्तु भी साफ नहीं दिखाई देती, निकट की भी नहीं दिखाई देती, तो उस रोग को हम कहते हैं जरा दूरदृष्टिता, या जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं उसे। तो उसके चश्मे में दो तरह के लेंस होते हैं। ऊपर की तरफ जो दूर देखने के लिए ऊपर की तरफ तो होता है अवतल लेंस, और नीचे की तरफ जो पढ़ेगा तो नीचे ही तो देखेगा वो ऐसे। तो नीचे की तरफ लेंस का निचला हिस्सा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। और जो चश्मा थोड़ा सा सस्ता होता है उसमें वो जोड़ दिखाई देता है। आपने देखा होगा, आपके जो बड़े हैं या टीचर्स हैं या बड़े घर में हैं, जिन्हें दूर की वस्तुएं भी साफ नहीं दिखाई देती और नज़दीक की भी, तो उनके चश्मे में आपको एक जोड़ ज्वाइंट नज़र आएगा। वो ज्वाइंट ऐसा होता है कि उसमें बड़े वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो अवतल लेंस है जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाता है। और जो नीचे वाला हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, यदि हमने इस चश्मे के लेंस को यहाँ बना दिया तो आप देखते होंगे कि लेंस में नीचे की तरफ को एक जोड़ दिखाई देता है आपको, एक ज्वाइंट। तो ये ऊपर वाला तो है अवतल लेंस, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाने का काम करेगा। और नीचे वाला है उत्तल लेंस, जो किताब को या अखबार को या मोबाइल को पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। जो चश्मा थोड़ा सस्ता होगा उसमें ये ज्वाइंट दिखाई देगा, और जो थोड़ा महंगा लेंस होगा उस लेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव लेंस। प्रोग्रेसिव लेंस की खासियत ये होती है कि उसमें दोनों होते हैं, अवतल भी और उत्तल भी, पर वो ज्वाइंट नहीं दिखाई देता। जैसे इस समय जो मैंने पहन रखा है ना चश्मा, इसमें प्रोग्रेसिव लेंस लगे हुए हैं। अब प्रोग्रेसिव लेंस, आप यदि मेरे चश्मे को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ज्वाइंट दिखाई नहीं देने का इसमें, पर इसमें ज्वाइंट है। मतलब इसका ये वाला हिस्सा उत्तल है, ऊपर वाला अवतल है, पर वो ज्वाइंट दिखाई नहीं देता, क्योंकि लेंस को हमने इसकी फोकस लेंथ से इसकी फोकस लेंथ तक, इसकी भी फोकस दूरी है, इसकी भी कुछ है, यहाँ से यहाँ तक आने पर वो चेंज होता है। यानी उसमें जोड़ दिखाई नहीं देता, ज्वाइंट दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही लेंस है वो, हालांकि दो लेंस हैं। ठीक है। नीचे का लेंस कुछ और है, उत्तल है, और ऊपर का लेंस अवतल है। जब मैं नीचे देखता हूँ तो किताब पढ़ सकता हूँ, मोबाइल देख सकता हूँ, और जब मैं सामने देखता हूँ तो दूर की वस्तुएं मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब देखो, तो इन्होंने पूछा है कि एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। मनुष्य की आंख में कौन कौन से दोष हैं। तो बेटे, एक व्यक्ति के द्विफोकस दूरी वाले लेंस के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है, उसके नेत्र में कौन कौन से दोष हैं। तो बेटे, इस प्रकार के व्यक्ति की आंखों में जरा दूरदृष्टिता दोष होता है। जरा दूरदृष्टिता कहते हैं बुढ़ापे वाले रोग को। इस दोष के निवारण हेतु द्विफोक्सी यानी अवतल तथा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इन्होंने कहा है, एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। तो ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, आपको पता है कि वो 7 रंगों में टूट जाएगा। एक बार तो अपवर्तन यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा। ठीक है। एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ, ये 7 रंगों में टूट जाएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा विचलन होगा वो बैंगनी में होगा, और सबसे कम होगा विचलन लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है बेटे। विबज्योर, बै आ नी है पी नाला, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसमें सवाल एक तो चित्र बनाने का आता है, और एक सवाल आता है इसमें ऐसा कि सबसे ज़्यादा विचलन कौन से रंग के प्रकाश में होता है। बैंगनी में, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है ना। और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग के प्रकाश में, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा। तो ये चित्र बनाना आपको जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन, जब एक श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। हमें ये रंग क्यों दिखाई देते हैं? चित्र में एक्स वाई स्पेक्ट्रम के सीमांत रंगों की को व्यक्त करते हैं। एक्स वाई की पहचान कीजिए। एक्स वाई की पहचान करनी है हमें कि हमने जो है यहाँ से हमने उल्टा रखा प्रिज्म। हमें पता है कि यदि यहाँ से श्वेत प्रकाश आपने इसके ऊपर आपतित करा तो वो 7 रंगों में टूट गया होगा। सबसे ज़्यादा विचलन इसमें है, सबसे कम इसमें है। तो ये वाला कौन सा होगा? ये तो बैंगनी होगा। और ये होगा कैसा? ये होगा लाल। जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है वो बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है, वायलेट में, और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग के प्रकाश में। एक्स और वाई की पहचान करनी थी। और वे 7 रंगों में क्यों टूटते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है वो वास्तविकता में 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है, जिनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती है। तो देखो हमें उत्तर में एक तो ये चित्र तो इन्होंने दिया ही था, बता दिया मैंने आपको। एक्स तो बैंगनी है और वाई क्या है? लाल। अब और क्या लिखना है? प्रकाश के विभिन्न रंग भिन्न कोणों से विचलित होते हैं, अर्थात प्रिज्म के अंदर विभिन्न चाल से गमन करते हैं। क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, अतः जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरता है तो ये रंग अलग अलग कोणों से विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार हमें ये रंग दिखाई देने लगते हैं। आप सीधी बात ये भी लिख सकते हो कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के ऊपर आपतित किया जाता है तो वो 7 रंगों में इसलिए टूट जाता है क्योंकि श्वेत प्रकाश वास्तविकता में 7 रंगों से के प्रकाश से ही मिलकर बना होता है। और इन 7 रंगों में सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है, इसलिए बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। वो प्रिज्म के आधार के सबसे नज़दीक प्राप्त होता है हमें। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण वो उसमें विचलन सबसे कम होगा और वो प्रिज्म के आधार से सबसे दूर हमें प्राप्त होगा। और दूसरे में पूछा था कि एक्स और वाई की पहचान करो, हमने कर ली। एक्स तो है लाल, एक्स तो है बैंगनी और वाई है लाल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है? बहुत आता है सवाल। तो बेटे न्यूनतम विचलन तो होता है लाल रंग के प्रकाश का और अधिकतम विचलन होता है बैंगनी रंग के प्रकाश का। इसका कारण यह है कि जिस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसमें विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसमें विचलन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आकाश में इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है? इन घटनाओं को सही क्रम में लिखो। तो इंद्रधनुष की रचना में प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्रमानुसार घटित होती हैं। तो इंद्रधनुष जब भी बनेगा अपवर्तन भी होगा, प्रकीर्णन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा, क्योंकि जो पानी की बूंदें हैं ना वे प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं, इसलिए होता है। प्रेस लेक्चर में मैंने आपको समझा रखा है कि आप इंद्रधनुष को घर पर या अपने स्कूल में भी देख सकते हो। यदि आपके पास पानी छिड़कने वाला पाइप है, जो हम पाइप होता है ना एक रबड़ का पाइप जो हम टैप में लगाकर पौधों में पानी देते हैं, तो उसका फुहारा बनाकर आप देख सकते हो इंद्रधनुष को। फ्रेश लेक्चर में इस चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। नंबर 1, पहली घटना टिंडल प्रभाव। पता है ना टिंडल प्रभाव? जब हम कमरे में झाड़ू लगाते हैं और प्रकाश किसी झुर्री से आता है, किसी भी झुर्री से प्रकाश आता है अंदर, तो प्रकाश के चलने का मार्ग दिखाई देता है ना, तो टिंडल प्रभाव है। जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है, जैसे धूल से होकर गुजर रहा, तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। नंबर 2, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखना भी प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खतरे के चेतावनी वाले संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, लाल रंग के चलने की स्पीड सबसे ज़्यादा है। आपने देखा होगा नॉर्मली यदि आप बच्चों के खिलौने लेने जाओ और आपने लेज़र लाइट ली
तो लेजर लाइट भी तो लाल रंग की होती है, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है ना लाल रंग के प्रकाश की। इसका कारण यह है कि लाल रंग का कोहरे या धुएं में कम प्रकीर्णन होता है, अतः दूर से इसे स्पष्ट देखा जा सकता है। ठीक है, आप ये भी लिखोगे कि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका वेग सबसे ज़्यादा होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसमें विचलन सबसे कम होता है। तो अब हम आगे बेटे अगले चैप्टर पर आ चुके हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स के एक साथ ही डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कूलाम की परिभाषा लिखिए। तो कूलाम, कूलाम आवेश की इकाई है। एक कूलाम आवेश, आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा बहने पर 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना आप, तो 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे कहते हैं कूलाम, एक कूलाम। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना तथा कैसा आवेश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, अतः इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणावेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आवेश Q, धारा I तथा समय t में संबंध लिखिए। संबंध बताना है आपको ये वाला बस। I बराबर Q बटे T, धारा बराबर आवेश बटे समय, या फिर आप इसे भी लिख दो Q इज इक्वल टू आई टी। ये दोनों फार्मूले आपको सिखा रखे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत धारा की दिशा तथा आवेश की गति की दिशा में क्या संबंध है? आपको पता है भाई, जिधर को इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना उसके विपरीत दिशा में चलती है विद्युत धारा, यानी जिधर धनावेश चलेगा वही विद्युत धारा के चलने की दिशा होगी, जिधर ऋणावेश चलता है उसके विपरीत। किसी परिपथ में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को धारा प्रवाह की दिशा माना जाता है, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है। खाली आप ये लिख दो कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत होती है, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट, फिर पूछा इन्होंने 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। फार्मूला हमें पता है I बराबर Q बटे T, 1 एम्पियर। यदि एक कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो आपके परिपथ में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। यदि T बराबर 1 सेकंड, ये Q बराबर 1 कूलाम, ये तो I बराबर 1 कूलाम प्रति सेकंड या 1 एम्पियर होगी। अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एमीटर का क्या कार्य है? इसे परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं? परिपथ में धारा मापन हेतु एमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर का काम है धारा को नापना। इसे परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जो वोल्टेज यानी विभव या विभवांतर निकालता है। 7वां क्वेश्चन है किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं? अभी बताया मैंने, वोल्ट मीटर को तो आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और एमीटर को जोड़ना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में तथा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ध्यान रखना, एमीटर श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। बहुत आता है ये सवाल परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है किसी चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहे हैं। जैसे मान लो ये तो बिंदु ए है और ये है बिंदु बी, और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहे हैं? ए से बी की दिशा में। तो धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। धारा इस दिशा में चल रही होगी, फिर करंट। धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है,
तो यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर चल रहे हैं तो धारा बी से ए की ओर चलेगी। तो किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है, अतः चालक ए बी में धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आवेश Q, विभवांतर V तथा कार्य W में क्या संबंध है? यह संबंध है V इज इक्वल टू W/Q। विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। यदि किसी चालक में आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर V बराबर W/Q होगा। आप केवल सूत्र लिख कर आ सकते हो, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, लैंग्वेज लिखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट, ओम के नियम की परिसीमा लिखिए। कोई भी चालक ओम के नियम का पालन उसी समय तक करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक के पदार्थ व ताप नियत रहें। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चालक की जो भौतिक गुण हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी ओम का नियम काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ व ताप नियत रहें, यानी इनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ना तो लंबाई में, ना परिच्छेद के क्षेत्रफल में, ना चालक के पदार्थ में, ना ताप में, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी बहने वाली धारा इसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। और जब आपको पता है कि इस अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाते हैं तो कांस्टेंट आर लगता है। ठीक है, क्या लगता है? आर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? विशिष्ट प्रतिरोध। और फिर इन्होंने दिया है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एक 25 ओम का प्रतिरोधक 12 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है। प्रति मिनट जूल में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। बिल्कुल कर देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल का, मैं एक लेक्चर में केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, और एक लेक्चर में फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। इसके बाद ही आ जाएगा लेक्चर। देखो इन्होंने विशिष्ट प्रतिरोध रोहो का फार्मूला हमें बताया है RA/L। यदि L बराबर 1 मीटर, लंबाई कितनी है? 1 मीटर, तथा परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो रोहो इज इक्वल टू ओम मीटर इनवर्स ओम मीटर स्क्वायर, और नीचे भी मीटर आ जाएगा, 1 मीटर से एक ये पावर गई। रो इज इक्वल टू ओम मीटर, मात्रक ओम मीटर, क्या होगा? ओम मीटर। अतः किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के विद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। यदि आपके पास किसी भी पदार्थ का 1 मीटर लंबा तार है, लंबाई उसकी कितनी है? 1 मीटर, और उसका जो ये काटने पर ये जो क्षेत्रफल आएगा वो 1 वर्ग मीटर है। लंबाई कितनी है? 1 मीटर, और ये जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का ये 1 वर्ग मीटर, तो उस तार का जो प्रतिरोध है उसे ही हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अब उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दे रखा है कि हमारे पास एक तार है, तार का प्रतिरोध दे रखा 25 ओम और विभवांतर 12 वोल्ट और समय 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो हमें I बताना है, I बराबर V/R। वोल्टेज 12 वोल्ट, R ये हो जाएगा 0.48 एम्पियर। ये तो धारा आ गई। उन्होंने पूछा था कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। फार्मूला है H इक्वल टू I²RT। I कितना आया हमारा? 0.48, ये रख दिया, I² की जगह 0.48 का स्क्वायर। R प्रतिरोध कितना था? 25 ओम, ये देखो, और समय कितना था? 60 सेकंड, ये लिखा हुआ। जब इनकी गुणा करोगे ना तीनों की,
इसका तो स्क्वायर करोगे यानी 0.48 इंटू 0.48 इंटू 25 इंटू 60, ये आ जाएगा 345.6 जूल, 345.6 जूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर, भाई ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये तो बात सिखा रखी है कि क्यों बढ़ेगा, ये भी सिखा रखा है। धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप कम करने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। जितना ताप बढ़ेगा उतना ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ऊष्मीय प्रभाव यही है कि जितना तार में करंट चलेगा उतना गर्म होगा वो। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत बल्ब, हीटर, इस्त्री तथा विद्युत आर्क आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम हैं, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 4 और 2 6 ओम हो गए टोटल। पहले तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो दूसरे तार में धारा का मान बताओ, 2 एम्पियर ही होगा। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा कभी नहीं बदलती है। श्रेणी क्रम में तो धारा का मान समान रहता है और समांतर क्रम में विभवांतर वोल्टेज का मान समान रहता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनमें प्रवाहित धारा समान होती है। क्योंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों प्रतिरोध तारों में समान धारा 2 एम्पियर प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम की खासियत यही होती है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर वोल्टेज विभव का मान समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी R ओम प्रतिरोध के चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से V वोल्ट विभवांतर उत्पन्न हो तो T सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र पूछा इन्होंने। सूत्र है H = I²RT अपॉन 4.2 या फिर VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने, करवा रखे हैं आपको ये फार्मूले सारे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारकों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा चालक की लंबाई पर, उसके तार तथा तार की मोटाई पर निर्भर करती है। ठीक है, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करती है कि किस पदार्थ का तार है, क्योंकि अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध अलग अलग होता है ना। जिस धातु का प्रतिरोध जितना ज़्यादा हो वो उतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जैसे हीटर में जो तार लगा होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, इसलिए एकदम लाल हो जाता है। बल्ब में जो फिलामेंट तार लगा होता है वो टंगस्टन का होता है, उसका भी प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो एकदम चमकने लगता है। अगला है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित 4 विद्युत संयंत्रों के नाम लिखिए। ऐसे उपकरण बताने हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनमें उसमें प्रभाव काम करता हो। एक तो विद्युत बल्ब है, गर्म हो जाता है ना। एक विद्युत हीटर है, ये तो गर्म होता ही है। एक विद्युत इस्त्री है, इलेक्ट्रिक प्रेस, और एक गीजर है। ये सारे क्या हैं, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं, बिजली से चलने वाले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, यदि किसी विद्युत बल्ब पर 240 वोल्ट 60 वाट लिखा है तो इसका अर्थ है कि यदि विद्युत बल्ब को 240 वोल्ट पर जलाया जाए तो इसमें 60 वाट की विद्युत शक्ति खर्च होगी। 60 वाट की विद्युत शक्ति खर्च होगी यदि 240 वोल्ट पर चलाया। 240 से कम वोल्टेज पर चलाया तो खर्च होने वाली जो बिजली है वो 60 वाट से कम होगी। अगला है, विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को, व्यय माने खर्च, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति कहते हैं।
विद्युत सामर्थ्य P बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटे समय, और मात्रक होता है इसका जूल प्रति सेकंड। अतः विद्युत सामर्थ्य का MKS पद्धति में मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। 1 जूल प्रति सेकंड को ही कहते हैं 1 वाट। अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से कौन कौन से 2 नंबर के क्वेश्चन पिछले पेपर्स में 10 सालों के पूछे गए हैं। देखो, चुंबक तथा धारावाही परिनलिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर तो हम बात करेंगे चुंबक की, इधर धारावाही परिनलिका की। आपको पता है कि धारावाही परिनलिका भी एक प्रकार की चुंबक होती है और एक बहुत शक्तिशाली चुंबक का काम करती है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जिसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती। परिनलिका एक कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर उसकी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से वैद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई बहुत अधिक फेरों की कुंडली होती है, और ये भी चुंबक के समान कार्य करती है। मतलब वो तो एक स्थायी चुंबक है चुंबक तो, और वो एक अस्थायी चुंबक है। जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक तो चुंबक की भांति कार्य करेगी, और जब आप विद्युत धारा को प्रवाहित करना बंद कर दोगे तो धारावाही परिनलिका चुंबक की भांति कार्य करना भी बंद कर देगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चुंबकीय बल रेखाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। चुंबक के अंदर बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से, आपको पता है अंदर तो देखो, यदि हमारे, चलो चित्र तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं है। आपको पता है कि यदि हमारे पास ये कोई छड़ चुंबक है, रॉड मैग्नेट, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंट्री मारती हैं बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती हैं। ठीक है, एक बंद वक्र की तरह, क्लोज्ड लूप की तरह ध्रुव की ओर होती हैं, यानी बाहर तो नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती हैं। अतः चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती हैं। बंद वक्र, यदि ये आपकी छड़ चुंबक है ना, और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, देखो वक्र बिल्कुल बंद होगा, ऐसा नहीं कि छल्ला टूटा हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धारावाही परिनलिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं। अक्ष पर तो समांतर होती हैं। धारावाही परिनलिका की अक्ष पर चुंबकीय बल रेखाएं परिनलिका की अक्ष के समांतर होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, धारावाही परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसकी पावर बढ़ जाएगी चुंबक की। धारावाही परिनलिका के अंदर नर्म लोहे की छड़ रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी उसका चुंबकीय गुण बढ़ जाएगा, चुंबकीय प्रबलता बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी उसकी। यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई परिनलिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा, तो उसके लटकने की दिशा भी बदल दी जाएगी, अपने आप बदल जाएगी दिशा उसकी। यदि वो पहले ऐसे लटक रही थी और आपने धारा की दिशा बदल दी तो घूमकर ऐसे लटक जाएगी वो। तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाने पर परिनलिका 180 डिग्री से घूम जाएगी, 180 डिग्री, यानी जो उसका नॉर्थ की तरफ था सिरा वो साउथ की तरफ आ जाएगा, और साउथ की तरफ जो था वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा, 180 पर घूम जाएगी। धारा की दिशा बदलोगे तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी परिनलिका में दिशा 180 डिग्री पर रोटेट कर जाएगी वो। नेक्स्ट, निम्न चित्र में धारावाही परिनलिका के सिरों पर उसके चुंबकीय ध्रुवों के नाम लिखिए। चुंबकीय ध्रुवों के नाम, देखो इधर तो धारा चल रही है ऐसे, देखो इधर धारा चल रही है ऐसे, नहीं ऐसे नहीं चल रही, ऐसे नहीं चल रही धारा, ऐसे कह रहे हैं ना, ये ऐसे चल रही इधर। चलो यहाँ बना देता हूँ, यहाँ तो चल रही है ऐसे, और इस वाले सिरे पर चल रही है ऐसे। अब देखो, तो ये वाला सिरा तो आपको सिखा रखा है वैसे, जब ऐसे चलती है तो कौन सा होता है, नॉर्थ पोल, और ऐसे चलती है
तो देखना ऐसे ही तो आ रहे हैं तीर, ये ट्रिक है सीखने की। ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव को तो कहते हैं नॉर्थ पोल। एक धारावाही तार किसी चुंबक क्षेत्र में गति करता है, परंतु तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। ऐसा किस दशा में संभव है? मतलब धारावाही तार जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उसके ऊपर तो बल लगता ही है, और यदि नहीं लग रहा बल तो क्यों नहीं लग रहा? वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा होगा इसलिए। यदि धारावाही तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता है। यदि वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो, यानी चुंबकीय बल रेखाओं को नहीं काट रहा है। यदि वो चुंबकीय बल रेखाओं को काटता हुआ जाएगा ना, तो पक्की बात है प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी और उसके ऊपर बल भी लगेगा। अगला है, परिनलिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनलिका के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। इन्होंने कहा कि यदि धारावाही परिनलिका में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो वो चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है, और किसी छड़ चुंबक की सहायता से आप धारावाही परिनलिका के ध्रुवों को पहचान सकते हो क्या, कि कौन सा ध्रुव है? बिल्कुल पहचान सकते हैं हम। आपके पास धारावाही परिनलिका है, उसमें क्या होता है कि एक प्लास्टिक का या एक गत्ते का या एक कांच का पाइप ले लो, उसके ऊपर आप तार ऐसे लपेट दो और इसका कनेक्शन कर दो बैटरी के प्लस माइनस से, धारा प्रवाहित कर दो इसमें, है ना। तो आपको पहचान करनी है कि ये नॉर्थ है या साउथ। तो आप एक काम करो, एक चुंबक को लेकर आओ, उसका इधर नॉर्थ रखो, इधर साउथ, इसे इसके पास लेके आओ। तो यदि ये वाला सिरा इसकी तरफ खींच रहा ना तो पक्की बात है ये साउथ होगा, और यदि ये वाला सिरा दूर भाग रहा तो पक्की बात है ये नॉर्थ होगा। बस इस तरह पहचान करनी है आपको। तो जब एक परिनलिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब यह विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस स्थिति में परिनलिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। एक सिरा तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जब हम परिनलिका के एक सिरे के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, नॉर्थ पोल, तो उसका व्यवहार उसके ध्रुवों का निर्धारण करता है। परिनलिका का जो सिरा छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित करता है वह दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी साउथ होगा, तथा उससे दूसरी ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव होगा। सीधी बात है। आप पहचान लोगे, छड़ चुंबक है आपके पास तो आप परिनलिका के सिरों को पहचान लोगे कि परिनलिका का कौन सा सिरा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा दक्षिणी ध्रुव है, क्योंकि आपको पता है विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अति भारण हो सकता है, ओवरलोडिंग। यह तारों के विद्युत रोधन की क्षतिग्रस्त होने या संधारित्र में उत्पन्न किसी दोष के कारण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है, अर्थात लघु पतन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शॉर्ट सर्किट इसलिए होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम तथा आवरण तारों के रंग लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, बिजली घर में उत्पन्न बिजली दो मोटे तांबे या एल्यूमिनियम तारों द्वारा हमारे घरों तक आती है। इनमें लाल आवरण का तार विद्युतमय तार है जो 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर है, तथा दूसरा तार उदासीन है जो काले आवरण में शून्य विभव पर होता है। ये तार विद्युत मीटर से एक फ्यूज द्वारा जुड़े रहते हैं। यह फ्यूज मुख्य फ्यूज कहलाता है। ये तार घरों में विद्युतमय तार से मुख्य स्विच द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। एक लाल तार, एक काला तार, या तो उनके अंदर तांबा होगा या तो उनके अंदर एल्यूमिनियम होगा जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी। कवर उनके लाल और काले रंग के होते हैं, कभी कभी लाल और नीले भी हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और दो चुंबकीय बल रेखाएं, मान लो एक ये है एक ये है। आपको पता है यदि हम दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, और यदि प्रतिच्छेद करेंगी तो इस वाली चुंबकीय बल रेखा पर यदि आपने स्पर्श रेखा खींच दी तो वो ऐसी होगी, और इस वाली चुंबकीय बल रेखा के इसी प्रतिच्छेद बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी तो ऐसी होगी। तो इसका मतलब इस बिंदु पर तो फिर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक तो ये वाली एक तो ये वाली, और किसी भी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एक ही रहती है। तो यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो हमें फिर ऐसा थोड़ा ही होगा कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हों। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। इस कारण दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित, इसलिए वे एक दूसरे को नहीं काटती। नेक्स्ट, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा, ध्यान से समझना। ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ऐसे दो तरीके जिनसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं निम्न हैं। नंबर 1, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे घास, फलों के छिलके आदि से पर्यावरण दूषित होता है। ये पदार्थ एक जगह पर अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर उसी स्थान पर पड़े पड़े सड़ते हैं, जिससे वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है। कुल्हड़, कागज, सूती कपड़ा आदि के प्रयोग से मोहल्ले, सड़कों के आसपास की नालियों का पानी रुक या एकत्रित हो जाता है, तो इनसे भी तो वातावरण प्रदूषित हो रहा, जिस कारण मक्खी, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं तथा अनेक बीमारियों के फैलने का डर रहता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट यानी जो डिकम्पोज हो ही नहीं सकते, जैसे प्लास्टिक है, जैसे कांच है, अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट क्या हैं? निम्न में से जैव निम्नीकृत अपशिष्टों की पहचान कीजिए। चिप्स के खाली पैकेट जैव क्या है? अजैव निम्नीकृत है, प्लास्टिक के बने हुए हैं। मिनरल वाटर की खाली बोतल, मिठाइयों के खाली कागज का डब्बा और कोल्ड ड्रिंक की खाली कैन। तो आपको पता है वे अपशिष्ट या पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। उपरोक्त में से केवल मिठाई का खाली कागज का डिब्बा जैव निम्नीकृत अपशिष्ट है। सिर्फ आप जो है ना, मिठाई का डब्बा गत्ते का बना हुआ या कागज का, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बाकी चिप्स के खाली पैकेट प्लास्टिक के बने हुए, वे डिकम्पोज नहीं होने के। मिनरल वाटर की खाली बोतल प्लास्टिक की बनी हुई है, वे डिकम्पोज नहीं होने की। कोल्ड ड्रिंक के कैन एल्यूमिनियम के या किसी मेटल के बने हुए हैं, वे भी डिकम्पोज नहीं होने के। ठीक है, वे क्या हैं? अजैव निम्नीकृत हैं या जैव अनिम्नीकृत हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के नाम लिखिए। एक तो प्लास्टिक है, खत्म नहीं होने का, नष्ट नहीं होने का, गलने का नहीं अपने आप, और एक कांच की वस्तुएं हैं। इन्हें तो रिसाइकिल कर देना चाहिए, इन्हें कर देना चाहिए रिसाइकिल, या फिर इनके ऊपर बैन लगना चाहिए 100%। ऐसे दो तरीके बताइए जिनसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, ये पर्यावरण को लंबे समय तक विषैला तथा जीवित रहने के लिए अनुपयोगी बनाते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक है, कांच है, ये पारितंत्र के घटकों के संगठन को स्थायी रूप से या दीर्घकाल के लिए प्रभावित कर जीवों में
रोगों या विकारों का कारण बन सकते हैं। प्लास्टिक से, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की, एक दिन मैं देख रहा था अपनी कॉलोनी में ही कि किसी ने, सुबह सुबह मुझे ड्यूटी जाना था, स्कूल जाना था, तो स्कूल जाते समय मैं अपनी गाड़ी के ऊपर कपड़ा मार रहा था, घर के बाहर डस्टर से गाड़ी साफ कर रहा था। तो गाड़ी साफ करते हुए जो है, मैं थोड़ी देर में मेरी नज़र पड़ी, कोई आया बाइक पे या स्कूटर पे, और उसने क्या काम करा, उसके हाथ में पॉलीथीन थी, पॉलीथीन के अंदर रात के बचे हुए दाल चावल थे, और मैं दाल चावल, उसने पॉलीथीन वहीं डाल दी। अब मैं इतने उस पॉलीथीन को उठाने के लिए गया साइड में डालने के लिए, कि सड़क के बीच में डाल दी उसने। गायें आई, और गायें जो है ना, दाल चावल के चक्कर में पॉलीथीन को ही खा गई। अब बताओ मैं क्या करता। मैं वहां जाने ही लग रहा था उसे उठा के डालने, वो गाय नहीं खा ली, पॉलीथीन भी खा ली दाल चावल के चक्कर में। तो गाय का जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना इस चीज़ का। तो इस तरीके से बीमारियां उत्पन्न होती हैं बहुत सारी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको अलग सा बता दिया। वैसे तो आपको पता है कि पॉलीथीन से कितना नुकसान है, जो नालियों में पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे खराब कर देता है। पारितंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पारितंत्र, एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ये जीव दूसरे जीवों के अलावा पर्यावरण से भी प्रभावित होते हैं। वे इस कारण वातावरण भी जीव के साथ प्रतिक्रियाएं करता है। यानी एक जीव वातावरण को प्रभावित कर रहा, और वातावरण उस जीव को प्रभावित कर रहा। एक जीव दूसरे जीवों को प्रभावित कर रहा, और दूसरे जीव उस जीव को भी प्रभावित कर रहे। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को ही पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ऑर्डम के अनुसार, वैज्ञानिक थे ऑर्डम, पारितंत्र पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के पारिस्थितिकी की मूल इकाई है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय व अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैविक और अजैविक वातावरण, जैविक वातावरण में जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे आते हैं, और अजैविक घटक में होते हैं जो जीवित नहीं है, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ताप, दाब। यह जीवमंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है पारितंत्र। पारितंत्र से ही बनता है कोई भी जीवमंडल। अगला है, हमारे पादपों को उत्पादक क्यों कहते हैं। ये तो पता ही है आपको, क्योंकि हरे पेड़ पौधे, हरे पादपों को उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पादपों को उत्पादक इसलिए कहते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से स्वयं के लिए भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करते हैं, अर्थात सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्र करके यानी संचित करके भोजन के रूप में जैव भार का उत्पादन करते हैं, जो पारितंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन ऊर्जा का स्रोत होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में किस पोषी स्तर पर जीवों का संख्या सबसे अधिक होती है। जीवों की संख्या सबसे अधिक किस में होगी। खाद्य श्रृंखला में पाए प्राय प्रथम पोषी स्तर अर्थात उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। उत्पादक सबसे ज्यादा होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है मेंढक, घास, कीट और सांप की किसी आहार श्रृंखला में मेंढक पोषी स्तर निर्धारित कीजिए मेंढक का। तो देखो, घास को कौन खाएगा, कीट पतंगे, कीट पतंगों को मेंढक खाएगा और मेंढक को सर्प। तो पोषी स्तर में वो कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर, जैसे आप कह सकते हो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। अतः मेंढक इस आहार श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर का जीव है, पहला, दूसरा, तीसरा। खाद्य श्रृंखला तो आपको आती है, खाद्य जाल भी आता है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य द्वारा कौन सा पोषी स्तर ग्रहण होता है। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य सर्वोच्च पोषी स्तर पर पाया जाता है, क्योंकि प्राय मनुष्य को कोई और जंतु नहीं खाता है। मनुष्य अपने आप को खाना ही नहीं देता, खाने को तो तैयार है मनुष्य को बहुत।
अगला है, यदि किसी घास के मैदान से सभी शाकाहारियों को हटा दिया जाए तो होने वाला परिणाम लिखिए। खाद्य श्रृंखला में से किसी भी पोषी स्तर को हटा दोगे ना तो सिस्टम खराब हो जाएगा सारा। यदि घास के मैदान से सभी शाकाहारी हटा दिए जाएं तो उन पर भोजन के लिए आश्रित मांसाहारी भी जीवित नहीं रह पाएंगे और स्वयं पोषियों पादपों की संख्या में तीव्र वृद्धि होगी, जिससे पारितंत्र असंतुलित होगा। यानी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि पेड़ पौधों को खाने वाले वहाँ नहीं होने के हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता नहीं होने के वहाँ जो शाकाहारी हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली कुल ऊर्जा में से हरे पादपों द्वारा अवशोषित मात्रा बताइए तथा इसमें से कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है। आपको पता है 10% तो स्थानांतरित होती है। सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का केवल 1% भाग पादपों द्वारा अवशोषित होता है। प्लांट्स तो 1% को ही कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तथा अगले पोषी स्तर में इसका केवल 10% अर्थात 0.1%, 0.1 यानी उसका 10% यानी 0.1% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप सिर्फ 10% लिखना। जितनी ऊर्जा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता के पास है उसका 10% जाएगा आगे, जितनी ऊर्जा पादपों के पास है उसका 10% जाएगा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर। मतलब हर एक स्टेप में 10% जाती है एनर्जी, 10%। अगला क्वेश्चन देखो, शेर घास एवं हिरण युक्त खाद्य श्रृंखला में कौन है? सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, न्यूनतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करता है। सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा का स्थानांतरण तो घास करेगा और न्यूनतम मात्रा में करेगा शेर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न खाद्य श्रृंखला में बाज को 20 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, पादपों में कितनी मात्रा में ऊर्जा उपस्थित होगी? पादप को खाया चूहे ने, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खा लिया फिर किसने? बाज ने। तो लिंडमान के 10% नियमानुसार पिछले पोषी स्तर में 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है। यानी यदि इसे 20 जूल ऊर्जा है तो एक जीरो बढ़ा दो, सांप के पास 200 जूल है, एक जीरो बढ़ा दो 2000 जूल इसके पास है, और पादप के पास है 20,000 जूल। पादप में 20,000 जूल ऊर्जा होगी, 10% आगे जाता है ना, यानी एक एक जीरो हटाते रहो और इधर को आना है तो एक एक बढ़ाते रहो जीरो, बस सीधा हिसाब है। वैज्ञानिक थे लिंडमान जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था 10% वाली को। जैव आवर्धन पद को परिभाषित कीजिए। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर पर जीवित जीवों के शरीर में कीटनाशियों जैसे अजैव निम्नीकृत हानिकारक रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि जैव आवर्धन कहलाती है। ठीक है, जैव निम्नीकृत हानिकारक रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती जाती है, पेड़ पौधों में कम होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में जिन्हें आप कहते हो कि आजकल तो सब्जियों में, अनाज में, फलों में, सब में क्या है? केमिकल। तो केमिकल की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम अगले पोषी स्तर पर जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस जीव को पहचानिए जिसके शरीर में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होगी। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। पीड़कनाशी हानिकारक तत्वों यानी पीड़कनाशी की सांद्रता खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर में नगण्य होती है, किंतु जैव आवर्धन के कारण सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचने पर इनकी सांद्रता कई सौ गुना बढ़ जाती है, जो उस जीव के लिए हानिकारक होती है। दी गई खाद्य श्रृंखला में बाज सर्वोच्च उपभोक्ता है जिसमें पीड़कनाशी की सांद्रता अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा सांद्रता इसमें होगी केमिकल्स की या पीड़कनाशी की, जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, उस रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए जो ओजोन परत का क्षय करता है। ध्यान रखना, प्रशीतलक के रूप में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC द्वारा मुख्य क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा आयोडीन परत का क्षय होता है। आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, या इसे फ्रेओन भी कहते हैं, फ्रेओन गैस, ये मुख्य रूप से जो हमारी ओजोन की परत है उसे नष्ट करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये AC में से निकलता है, फ्रिज में से निकलती है, ये गैस है। और जो हमारे पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें से भी। अग्निशमन यंत्रों में कौन से रसायन प्रयुक्त किए जाते हैं, यह किस प्रकार हानिकारक हैं? अग्निशमन यंत्रों में CO2 तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशमन यंत्र माने आग बुझाने के उपकरण, जो क्रम से है वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग एवं ओजोन परत के अपक्षय का कारण होते हैं। ओजोन अपक्षय के कारण यानी ओजोन परत के नष्ट होने के कारण सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आकर जीवों को प्रभावित करती हैं तथा मानव में उत्परिवर्तन, कोमा आना चाहिए यहाँ, मोतियाबिंद व त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों को दो पृथक कूड़ेदानों में क्यों फेंकना चाहिए? यानी नीला और हरा दो कूड़ेदान होते हैं ना, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का पुनः चक्रण, जिसे आप कहते हो रिसाइकलिंग, करके उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों से जैव गैस, बायोगैस तथा खाद्य का उत्पादन, खाद का उत्पादन, मीन्योर, खाद कहते थे मैन्योर को, जैविक खाद जिसे आप कहते हो, इसे बनाया जाता है। तो इसलिए हमें अलग अलग रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अजैव निम्नीकृत अपशिष्टों को के सुरक्षित निस्तारण की दो विधियां बताइए। एक तो है रिसाइकलिंग और एक है कंपोस्टिंग। पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग, इसके अंतर्गत पुनः उपयोग में आ सकने वाले अपशिष्टों का अन्य पदार्थों के निर्माण में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। उदाहरण लकड़ी का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लोहा, अन्य धातुएं, कागज, रबड़ आदि। और कंपोस्टिंग, इसके अंतर्गत असंक्रामक जैव निम्नीकृत अपशिष्टों जैसे घरेलू कचरा, चमड़ा, पादप अपशिष्ट आदि का उपयोग भूमि में दबाकर खाद निर्माण में किया जाता है। यानी खाद बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जो जैव निम्नीकृत है। ठीक है बेटे, तो ये हमने जो है ना भौतिक विज्ञान के, और लास्ट का ये पर्यावरण वाला चैप्टर था, इसके भी सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया आज प्रीवियस ईयर के। अब हमारे पास जो है, एक तो हमने पूरी के पूरी किताब के 3 लेक्चर में प्रीवियस ईयर के पिछले सालों के बोर्ड परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्न हमने कर लिए थे हल, और एक हमारे पास ये किसके हो गए 2 नंबर वाले। अब मैं पहले न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, केमिस्ट्री के सारे न्यूमेरिकल एक लेक्चर में करा दूंगा प्रीवियस ईयर के, और फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल एक लेक्चर में करा दूंगा प्रीवियस ईयर के। फिर उसके बाद हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने रिवीजन की तरफ ध्यान दो, और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक किया करो कि कौन सी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना चाहिए किस समय। ठीक है, तो यदि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने रिवीजन की तरफ फोकस करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।